नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा बानप्री और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर संदीप राठौर। सर के बारे में बता दूं, सर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन हैं, बैरेटिक सर्जरी और जनरल सर्जरी और कई तरह की सर्जरी करते हैं। तो हम सर से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही सर्जरी के क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में, बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, बच्चा कैसे जान सकता है, इसके बारे में भी सर से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, एजुकेशन एंड फैमिली, ताकि दर्शक जान सकें। जी जी पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा और घमासान.com की टीम को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जिससे मैं जो है अपना पर्सनल व्यू और जो पब्लिक के लिए जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ और जो पब्लिक के लिए सेवा कर रहा हूँ, और अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड टाइम, उसमें कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उनके लिए मैं जो भी अपनी तरफ से बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूँ मैं उसके लिए रेडी हूँ। मेरे बारे में मैं बताऊँ तो आई एम डॉक्टर संदीप राठौर। मैं जीआई लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैंने अपना सर्जिकल ट्रेनिंग जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से किया है, और मैंने बेसिक एजुकेशन अपना एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है, एमबीबीएस। फैमिली के बारे में अगर बताएं तो मेरी फैमिली में अभी वाइफ हैं और बच्चा है। माय वाइफ इज़ आल्सो अ डॉक्टर एंड शी इज़ एमडी इन लैब मेडिसिन। शी इज़ डॉक्टर नेहा सोलंकी राठौर। और वैसे बात करें तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, फादर मदर, ब्रदर हैं, सिस्टर है। ब्रदर सिस्टर सबकी मैरिज हो गई है एंड दे ऑल आर डूइंग सपोर्ट जब से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ मेडिकल की, और आज भी उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहता है। और उन सभी के आशीर्वाद से और सारे पब्लिक के सपोर्ट एवं आशीर्वाद से मैं आज इस जगह बॉम्बे हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे पा रहा हूँ। सर एमबीबीएस से लेकर सर्जन तक का ये जो सफर था, ये कैसा है? जी ये सफ़र काफ़ी मेहनत भरा और संघर्षपूर्ण था। जब मैं अपने पिछले दिनों को याद करता हूँ तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो संघर्ष मैंने किया था, ये संघर्ष का आज मुझे परिणाम प्राप्त हो रहा है। और मैं बात करूँ तो एमबीबीएस मैंने मेडिकल की जो प्रिपरेशन है वो इंदौर से ही तैयारी करी थी, और यहीं इंदौर में बेसिक मेडिकल एजुकेशन जो एमबीबीएस होता है वो मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया। जो पीएमडी की प्रिपरेशन होती है वो भी काफ़ी टफ होती है, बट सभी लोगों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से और सिस्टर्स के सपोर्ट से मैं जो है इसमें मेरिट में मेरा 25वां स्थान था पूरे मध्य प्रदेश में, और मैं जो है वो इस कॉलेज में, एमजीएम कॉलेज में जो है वो मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद अगेन मैंने एग्ज़ाम दिया एमबीबीएस के बाद। प्री पीजी एग्ज़ाम होता है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, जो एशिया में नंबर अंडर 5 आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली। और वाकई में उसमें इतनी सब चीज़ें होती है, सारे डिपार्टमेंट है एजुकेशन के लिए, कि वो एशिया में मेरे ख्याल से वो नंबर 1 पे आना चाहिए। और मुझे अपने वहाँ से मेरा सर्जिकल ट्रेनिंग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी भी जो एग्ज़ाम होती है वो काफ़ी टफ होती है, वो भी मैंने एग्ज़ाम दिया और वो मैंने अंडर 100 क्लियर किया, और मैं वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके और यहाँ पे इंदौर में पब्लिक को सेवाएं दे रहा हूँ। जी साधारण भाषा में अगर हम पूछें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सर्जरी होती है, बैरेटिक सर्जरी, ये क्या होती है? ये साधारण भाषा में मैं बताऊँ तो पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, और साथ में हर्नियास, सभी तरह के हर्नियास, पेट के हर्निया, इंटरनल हर्निया, एक्सटर्नल हर्निया, गॉल ब्लैडर सर्जरीज, गॉल स्टोन्स, एंड सभी तरह की पेट से रिलेटेड लाइक टीबी, इंटेस्टाइनल कैंसर्स, ये सब गैस्ट्रो सर्जरी में आता है। और उसके अलावा जनरल की बात करें तो जनरल में ब्रेस्ट सर्जरीज, थायराइड सर्जरीज, वेरिकोज वेन सर्जरीज एंड ऑल अदर लंप सर्जरीज, मतलब लंप इन द एनीवेयर इन द बॉडी। जो सर्जरी की प्रोसेस होती है, इसके पहले कहीं ना कहीं एक बीमारी होती है जो इंसान को जकड़ लेती है। तो हम बेसिक बीमारी की बात करें, बेसिक बीमारी की हम बात करें तो जैसे मैं सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लाइक जैसे ब्रेस्ट में गठान होना, यह एक तरह की बीमारी है। वो गठान कई तरह की हो सकती है। अगर पेट की बात करें तो पेट में आंतों में
प्रॉब्लम्स हो सकती है कई तरह की। वो कभी कभी जो है जैसे चोट लगने के कारण भी पेट में चोट लग सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन होता है, आंतों में रुकावट हो जाती है, आंतों में कैंसर्स होते हैं, उनके कारण आंतों में रुकावट हो जाती है, पेट फूल जाता है। कई बार हर्नियाज होते हैं पेट में, जिसमें पेट की आंतें जो है वो पेट से बाहर आ जाती है, जो नॉर्मली अपनी पेट की कवरिंग होती है, तो दैट समटाइम्स उसमें रुकावट हो जाती है। तो ये सब जो है ये एक तरह से सर्जरी में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये पेशेंट जो है, मतलब अगर पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देता है तो वो उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आता है, लाइक आंतों में रुकावट होना, पेट फूलना, और कभी कभी आंतें भी अंदर फट जाती है पेट में। तो इस तरह की इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब इसमें जान भी जा सकती है। अभी फिलहाल के दिनों में अगर हम देखें तो एसिडिटी की जो समस्या है वो लोगों में काफी देखी जा रही है, तो इसका क्या कारण? बिल्कुल, देखिए इसका कारण ये है, सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल। आज के टाइम में लोगों पब्लिक का जो है, लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। इसमें जो है आपका वर्किंग टाइम, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंडीशन जो है, वो वर्किंग टाइम जो है वो यूजुअली अर्ली मॉर्निंग, नाइट ड्यूटीज, उसके अलावा जो कंपटीशन है, जो वर्क स्ट्रेस है, साथ में फूड भी कहीं ना कहीं जो है, डाइटरी हैबिट्स जो है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। समय से खाना नहीं लेना, पर्याप्त नींद नहीं लेना, उसके अलावा कहीं ना कहीं जो है वो डेफिनेटली लाइक सोशल मीडिया एंड जो मीडिया है, इससे भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बेनिफिट मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से भी थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है। जी, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो किसी को बचना है या प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो क्या उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना एक टाइम फिक्स करें। व्हाटएवर आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, उसको एडजस्ट करते हुए अपना एक लाइक लंच डिनर का टाइम फिक्स करें। खाली पेट ना रहें, ज़्यादा टाइम खाली पेट ना रहें। फास्टिंग बहुत ज़्यादा ना करें। कई बार जो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने से भी गैस एसिडिटी की समस्या होती है, महिलाओं में ये प्रॉब्लम कॉमन देखी गई है, और फास्टिंग ना करें। उसके अलावा वर्क को आप इंजॉय करते हुए करें, विदाउट एनी स्ट्रेस, व्हाट एवर वर्क यू आर डूइंग इन एनी फील्ड, लाइक वो चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, लेकिन आप अपना थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें। उससे एसिडिटी तो कम होगी, आपका वर्क स्ट्रेस कम होगा, और बिकॉज ऑफ और कई सारी डिसीज हैं, लाइक अगर अपन स्ट्रेस से बात करें तो स्ट्रेस से कार्डियक डिसीज का भी रिलेशन है, डायबिटीज का रिलेशन है, हाइपरटेंशन का रिलेशन है। ये सब चीजें जो है वो स्ट्रेस से और ज्यादा एक्सासर्बेट हो सकती है और बढ़ सकती है। बेसिकली ये इन बीमारियों में भी फायदा मिलेगा। ओबेसिटी अगेन, फूड एंड बोथ डाइटरी हैबिट्स, फास्ट फूड लेना, इरेगुलर डाइट्स लेना, ये इससे जो है वो ओबेसिटी भी बढ़ती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस से रिलेटेड है। एज अ सर्जन आपने कई सारी सर्जरीज हैंडल की होंगी, तो अब तक का सबसे क्रिटिकल और मेमोरेबल केस कौन सा रहा? देखिए, वैसे तो एज अ सर्जन हम ऑलमोस्ट हर तरह के केसेस करते हैं जी। और क्रिटिकल केस बात की जाए तो काफ़ी सारे क्रिटिकल केसेस मैंने किए हैं। अगर मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं, वैसे तो काफ़ी सारे केसेस हैं जिन्हों याद रखना भी हमारे लिए होता है, बट ये है कि मैं अगर रिसेंट की बात करूं तो एक केस था, पेशेंट जिसके पेट में चाकू लगा था, पेट में ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर ब्लड था। रात को 2 बजे, पेशेंट 1 बजे एडमिट हुआ। एडमिशन के 1 घंटे के अंदर मैंने ऑपरेशन करा। जिस समय पेशेंट का एडमिशन हुआ था उसी समय पेशेंट का जो है ही इज इन हाइपोटेंशन, मतलब उसे वेंटिलेटर पे था, ट्रिपल आइनोट्रोप, मतलब बीपी बढ़ाने की सारी दवाइयाँ देने के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था। एंड वो पेशेंट को रात में 2 बजे तुरंत ऑपरेट किया, डेथ ऑन टेबल की कंसेंट लेके ऑपरेट किया। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट और पेशेंट के लिए कि वी कैन सेव इट, एंड पेशेंट को 5 days आफ्टर सर्जरी वी हैड डिस्चार्ज। सो पेशेंट जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है डिस्चार्ज आके चले गया। दैट गिव ए सेटिस्फेक्शन टू अस कि व्हाट वी डिड। अगर उसका सर्जरी हो सकता है शायद 6 घंटे और डिले होता, पेशेंट में डाई, एंड ही वाज ए यंग पेशेंट। कोविड के टाइम पर मेडिकल फील्ड पे बहुत प्रेशर रहा था, इस वक्त में आपने किस तरह वर्क किया और क्या क्या चला? देखिए, पूरे कोविड के समय में हमने कभी भी छुट्टी नहीं लिया सबसे पहले जी। और जैसा अस्पताल की तरफ से और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन और अस्पताल के गाइडेंस में जिस तरह से हमारी ड्यूटी लगाई गई, वो ड्यूटी को पर्याप्त किया।
हमारा डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स, बिकॉज आई एम ए सर्जन, सो हमारा डायरेक्टली कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं रहा हमारा, बट ये है कि वी आर रेडी कि कभी भी जरूरत पड़ेगी एज ए डॉक्टर हमें कहीं भी सेवाएं देनी पड़ सकती है। और कोविड में मैं बात करूं तो किसी हर इमरजेंसी केसेस में यूजुअली इलेक्टिव केसेस वैसे ही कम थे सर्जरी के, क्योंकि पब्लिक का जो है चूंकि दे आर अवॉइडिंग इलेक्टिव प्रॉब्लम्स लाइक हर्निया एंड ऑल, जिसमें इमरजेंसी नहीं है, वो पब्लिक जो है वो खुद ही नहीं आ रहे थे पेशेंट। एंड डेफिनेटली इट वाज गुड कि भाई आपको अभी इस कोविड का जब पीक टाइम चल रहा था, डेफिनेटली व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से थे वो फॉलो करना चाहिए था। इमरजेंसी केसेस में जो हम बेस्ट सेवाएं दे सकते थे, इमरजेंसी केसेस में किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज नहीं किया गया मेरे द्वारा या अस्पताल के द्वारा। इमरजेंसी सर्जिकल पेशेंट, सो उनको जो है वो समय पे कोविड के लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही समय पे जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हमने सेव भी किया है। कोविड के टाइम का आपका बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा, और फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें क्योंकि डर था। यस डेफिनेटली। देखिए कोविड के टाइम में बेस्ट अचीवमेंट यही रहा कि कंटिन्यूस जो है वो पब्लिक को सर्व करते रहे। आई वाज लकी कि मुझे कभी भी कोविड के सिम्टम नहीं हुए। उसका जो मुझे लगता है जो मैंने किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उसके अलावा जो है कंटिन्यूस मास्क पहना और कंटिन्यूस जो है वो हैंड वॉशिंग एंड ग्लव्स, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन लग रही है, जो हैं इसके रिजल्ट्स जो हैं अलग अलग स्टडीज में थोड़े अलग अलग आए हैं, बट कोई ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। और वैक्सीन मेरे ख्याल से जो है वो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है सभी लोगों ने लगवाना चाहिए। और अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशन स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आपके अब तक के बेस्ट अवार्ड एंड अचीवमेंट कौन सा? मेरा बेस्ट अवार्ड जो मैं मानता हूँ, मुझे जो मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो मुझे सर्जिकल ट्रेनिंग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मेरा एक अचीवमेंट है। मैंने वहाँ पर 3 साल अपना MS किया सर्जिकल सर्जरी में, और उसके बाद मैंने 3 साल और वहाँ पर काम किया एज अ सीनियर रेसिडेंट, एंड मुझे कंप्लीट GI एंड लेप्रोस्कोपी एंड एडवांस लेप्रोस्कोपी में मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग किया। और वहाँ पे जो हमारा फील्ड था इट वाज वेरी ब्रॉड फ्रॉम हेड टू टो, वी डिड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ केसेस, सो बेसिकली। और वहाँ का ट्रेनिंग जो है डेफिनेटली इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, सो मुझे रियलाइज़ होता है और उसी से मैं यहाँ पर जो है वो पेशेंट के लिए बेस्ट जो है वो सेवाएं दे पा रहा हूँ। जी, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर के अंदर क्या क्वालिटी होती है जो से बेस्ट? यस डेफिनेटली। देखिए एजुकेशन अपनी जगह ठीक है, बट आप सबसे पहले आप डॉक्टर हैं, बट आपकी जो है एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ऑनेस्ट और यू शुड बी केयरिंग बेसिकली। एंड कोई भी पेशेंट है वो चाहे आपका परिचित हो सकता है नहीं हो सकता है, बट मुझे लगता है उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि जैसे मैं आज अपने रिलेटिव को ट्रीट कर रहा हूँ। सो आप उसके लिए बेस्ट जो है वो सलाह दे पाएंगे और उसके लिए बेस्ट कर पाएंगे। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन लोगों में डर है वैक्सीन को लेकर कि साइड इफेक्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, उन्हें कैसे अवेयर करेंगे? देखिए वैक्सीन के बारे में मेरा ये कहना है, डेफिनेटली कोई भी चीज़ के साइड इफेक्ट कुछ परसेंट तो होता ही है बेसिकली। मतलब इट इज़ ए नेचुरल थिंग। मुझे जो लगता है कि आप लेके लाइक यू आर गोइंग फॉर ए राइड बाय कार, 2 व्हीलर, सब में अपना एक एक्सीडेंट का रिस्क तो है ना, बट आप ऐसा तो नहीं कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक कभी भी कहीं भी किसी भी, तो एक्सीडेंटल रिस्क सभी जगह है, बट ये है कि आपको रिस्क बेनिफिट देखना है। मुझे जो लगता है डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो रिस्क से ज़्यादा है। जरूर कुछ केसेस जो हैं वो आए हैं कॉम्प्लिकेशंस के वैक्सीन के बाद, बट वो दे आर निग्लिजिबल। लाइक करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है या लाखों की मतलब ऑनगोइंग है ये तो अभी लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन हो चुका है। सो उसके अगर 1 लाख में से लाइक 10 लोगों को प्रॉब्लम भी होती है मेरे ख्याल से, तो इट इज निग्लिजिबल कंसीडर होना चाहिए। जी, एक चीज और देखी जा रही है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है लोग भूल गए, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें, सोशल डिस्टेंस, तो उन्हें क्या? यस डेफिनेटली ये देखा जा रहा है, बट मैं सारे जो भी ये देख रहे हैं और सभी पब्लिक से या उनसे सबसे यही अपील करता हूँ कि देखिए अभी कोरोना गया नहीं है,
अभी भी कोरोना के केसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है वो नंबर्स बढ़ रहा है। सो अभी भी वैक्सीन लगवाएं। देखिए हम वी कैन नॉट, इट इज ए वायरस, नोबडी कैन सी इट। तो आप उसके लिए क्या बेस्ट प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पालन कर सकते हैं। अभी भी मास्क लगाएं। मेरा तो यही है कि जब तक ये डिसीज जो है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लेवल पे नहीं आती तब तक मास्क का यूज करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आप हमारी यूथ को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, पब्लिक फिगर हैं। yes, तो किस तरह से यूथ खुद को yes. प्रिपेयर करे कि सोसाइटी अच्छी है? देखिए मैं इसमें 3-4 मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो कोरोना को तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। सेकेंड, प्रॉब्लम्स को लेके लाइक हम कई बार देखते हैं सर्जिकल प्रॉब्लम में पेशेंट हमारे पास समय पे नहीं पहुंच पाता है। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि कई बार गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कहाँ जाना है। तो वैसे तो आजकल सोशल मीडिया है, सब है, लेकिन ये है कि आप अगर सही समय पे सही पर्सन के पास चले गए और उसने वो बीमारी डायग्नोज करके आपका ट्रीटमेंट किया तो वो पेशेंट को उसका बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली। ये है, तो इसलिए समय पे डॉक्टर के पास आना। सर्जिकल प्रॉब्लम्स को मैंने देखा कई बार, प्रॉब्लम्स को लाइक हर्निया जैसे एक बात करें, या हर्निया, या कई बार पेट में गठान होती है, या कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा पेट फूलना, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेस्ट में गठान होती है महिलाओं को। तो ये चीजें यूजुअली जब तक उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जब तक कई लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। तो उन्होंने जब भी कोई भी अबनॉर्मल इस तरह की चीजें दिखे, कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग लगे, गठान लगे, उसके लिए डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर से मिलना चाहिए और सर्जन से मिलना चाहिए अगर कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम लग रही है तो। जी सर, अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहता है अपनी किसी बीमारी को लेकर तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में हूँ। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 16 में मेरा चेम्बर है। मैं सारे पेशेंट्स यहाँ पर देखता हूँ। जो भी पेशेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा मोबाइल नंबर भी पब्लिकली अवेलेबल है, वो उससे मोबाइल नंबर से मेरे से समय लेके मिल सकता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में मॉर्निंग में 11 to 6 वर्किंग डे में मैं यहाँ पर अवेलेबल आता हूँ, तो वो मुझसे टाइम लेके मिल सकता है। कभी कभी मैं सर्जरी में व्यस्त होता हूँ, तो उस समय में इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जो भी मुझसे मिलने आते हैं वो मुझसे टाइम लेके आए। और मेरा जो नंबर है वो गूगल पर भी अवेलेबल है, जस्ट डायल पे अवेलेबल है। अगर कोई भी मेरे नाम से ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्टर राठौर ने हमें कई सारी बातें बताई कि किस तरह से लोगों में परेशानियां बढ़ रही हैं पेट की समस्याओं को लेकर, और इन सब के पीछे जो वजह है वो सिर्फ हमारी दिनचर्या है। तो जैसा कि सर ने कहा, अगर हम हमारी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं तो हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, सर ने हाल ही में मैसेज दिया कि किसी भी सर्जिकल प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सर से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में सर आपके लिए अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी सब जगह सर की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.